हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की बुक घटना चक्र की। तो गाइस, अभी जो सामान्य विज्ञान में चल रहा है वो है हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जो कि है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान, और उसमें पार्ट 5 करेंगे संचरण तंत्र। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताएगा कैसी लगी शेयर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप फॉलो कर सकते हैं मेरा। और गाइस, अगर कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स। तो चैप्टर नंबर 1 से जैसे कि हमने स्टार्ट किया, अभी हम जो है चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में भी अभी हम करेंगे पार्ट 5 यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो बाकी के भी चैप्टर आप लोग देख सकते हैं कि आगे हमें और क्या क्या करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, नोट्स करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई विलियम हार्वे के द्वारा। तो एक क्वेश्चन बनता है। फिर लिखा है रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? एक हो गया आपका हृदय, दूसरा हो गया आपका रुधिर, और फिर तीसरा हो गया रुधिर वाहिनियाँ हैं। ठीक है, तो 3 भागों में हमने परिसंचरण जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको बांट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर, मतलब ये है कि हम कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड में हृदय। तो लाइक अगर ये है तो आपका हमारा और आपका लेफ्ट साइड, अगर हम इस साइड देख रहे हैं गाइस, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप देख रहे हैं बाहर की साइड देख रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड है। ये इसने कहा कि ये थोड़ा सा बाईं ओर की तरफ झुका होता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा बाईं ओर, थोड़ा सा। ठीक है, इसमें लिखा है पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है। मतलब जो हृदय है वो क्या है, आपका आवरण के द्वारा घिरा होता है। और किसका बना है? पेशीय ऊतक। मतलब ऊतक मतलब आप जानते हैं टिश्यूज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो आवरण होता है जिसके द्वारा ये घिरा होता है, हृदय आवरण बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कि एक हो गया बाह्य आवरण, ठीक है, इसके अंदर हृदय, ऐसा नहीं होता है गाइस, आप बस बताने के लिए। ठीक है, इसके चारों तरफ एक द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव होता है। अब वो क्या करेगा, सपोज कि ऐसे करके चोट लगी तो ये थोड़ा सा अंदर तक जाएगा और उसके बाद इसे वापस से बाहर भेज देगा। मतलब आपकी कोई भी चोट है हृदय तक नहीं आएगी, यानी कि बचा लेगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हृदय 4 प्रमुख कक्षा में विभाजित होता है। मतलब इसमें कितनी कक्षा हो गई? 4। मतलब हृदय की कितनी कक्षा हो गई? 4। ठीक है, फिर लिखा है 2 ऊपरी कक्षाओं को दायां और बायां अलिंद बोलते हैं। मतलब जैसे कि मैंने कहा इसकी 4 कक्षाएं हो गई, ऐसा नहीं होता है गाइस, बस मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो एक हो गया आपका दायां, एक हो गया बायां, नहीं गलत हो गया थोड़ा। तो गाइस एक हो गया आपका बायां, एक हो गया दायां, अलिंद। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? ऊपर वाले को हम बोलते हैं अलिंद। ठीक है, वहीं नीचे वाली जो 2 कक्षाएं होती है वो होती है दाया और बाया निलय। यानी कि ऊपर वाला है अलिंद और नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं निलय। तो 2 चीज़ याद रखिए। अब लिखा है एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना है? इसमें लिखा है 250 से लेकर 300 ग्राम तक होता है। तो अभी तक आपको आई होप सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना 72 बहत्तर से 75 बार जो है धड़कता है। ठीक है, हृदय में एक स्पंदन यानी कि बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कि आपका कार्डियक साइकिल माना जाता है। मतलब इसने कहा कि सपोज एक ये बीट हुई, फिर दूसरी एक ये बीट हुई। ठीक है, ये शुरू हुआ और ये एंड हो गया। ठीक है, फिर ये शुरू होगा और ये एंड होगा। मतलब इसने कहा जो ये वाला पोर्शन है इतना वाला, ठीक है, ये तो ये क्या आ गया, एक साइकिल हो गई पूरी। कौन सी? कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र हो गया। अब जगह हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, आप देखते होंगे धक थक 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 करता है तो अंदर बाहर इस तरह से। तो ये क्या करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को क्या करता है? रक्त पहुंचाना होता है। मतलब इसने कहा ये एक पंप है, ठीक है, और इसमें से एक पाइप ऐसे करके लगी है और जो शरीर के सारे पार्ट्स में जा रही है। अब ये पंप ऊपर नीचे जब कर रहा है तो ये जो इसमें से ब्लड क्या हो रहा है, आपके बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। ठीक है, पंप ऐसे ऊपर नीचे होगा मान लीजिए ऐसा।
ये कहने की वो कोशिश कर रहा है कि एक पंप की तरह कार्य करता है, और ये क्या करता है कि शरीर के जितने भी मतलब कार्य मतलब प्रमुख कार्य, इसका जो कार्य है वो है शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाना। अब लिखा है कि हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को ओके चलिए अब दो बातों की बात करेंगे। एक होता है गाइस धमनियाँ, एक होते हैं शिराएं। तो याद रखिएगा कि धमनी और शिरा दोनों में ब्लड जो है फ्लो करता है। चलो ठीक है, तो धमनी में भी ब्लड फ्लो हो रहा है और शिराओं में भी ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, दोनों में होता है। तो जो धमनी में ब्लड फ्लो होता है वो क्या है कि जो ब्लड जो शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है आपका शुद्ध रक्त होता होगा। ठीक है, तभी तो वो आपकी बॉडी के विभिन्न भागों तक जा रहा है। अब शिराओं में क्या होता है, रक्त वापस आ रहा होता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो। ठीक है, यानी कि दो बात समझिए कि जो शुद्ध रक्त है वो आपकी किस में बह रहा है, धमनियों में, और जो अशुद्ध रक्त है वो किस में बह रहा है, शिराओं में। इतनी सी बात समझिए बस कि शुद्ध रक्त यहाँ बह रहा है और अशुद्ध रक्त यहाँ बह रहा है। मतलब शुद्ध रक्त में क्या है, रक्त हृदय से शरीर के पार्ट्स तक जा रहा है। सपोज ये हाथ है, ठीक है, और ये शिराओं में क्या हो रहा है, इस पार्ट से सपोज ये हाथ है, वहाँ से ब्लड ऐसे करके कहाँ जा रहा है, आपका हृदय तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात। धमनी और शिरा क्या काम करते हैं पता होना चाहिए। एक में शुद्ध रक्त फ्लो होता है, एक में अशुद्ध। लिखा है कि शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त, मतलब शुद्ध का मतलब ये हो गया जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, अशुद्ध का मतलब ये हो गया जिस ब्लड में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, चलिए तो शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जा मतलब शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है। और अशुद्ध या देखिए मतलब कहानी इसने ये बताई, ये हो गए आपके फेफड़े। ठीक है, ये हो गया फेफड़े। फेफड़े के बाद हो गया आपका हृदय। हृदय के बाद हो गए आपके विभिन्न अंग। ठीक है, हाथ हो गया आपका, मान लेते हैं जो भी, ठीक है, पैर हो गया, और क्या हो गया, जो भी हो गया, कुछ तो हो गई है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ये हो गई कहानी कि अब जो शुद्ध रक्त है, देखिए नाक से आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपकी फेफड़ों तक चली गई। ठीक है, O2। फिर यही ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो आपका हृदय तक चला गया, और यही ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो आपका हाथ में, पैर में, यहाँ वहाँ हर जगह चला गया। यही बात इसने कही, फेफड़ों से हृदय, हृदय से विभिन्न अंगों तक। चलो आगे की बात भी देखते हैं। अब इसने कहा है कि अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा, तो बस ये याद रखिएगा, धमनी से शुद्ध रक्त, शिराओं द्वारा अशुद्ध। अब ये क्या हो रहा है, शिराओं द्वारा हृदय की ओर जाता है। ये मतलब ये जस्ट ऑपोजिट वही काम कर रहा है। ये हो गया आपके फेफड़े, ये हो गया आपका हृदय, ये हो गया हाथ पैर, जो भी मान लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो रहा है कि जो अशुद्ध रक्त है वो इस तरह से गया, और ये किसकी तरह, शिराओं द्वारा जा रहा है। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त हृदय गया, फिर फेफड़ों में चले जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी नाक होगी, नाक से बाहर निकल जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आप बाहर छोड़ते हैं। तो इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। मतलब ये रक्त वापस से कहाँ चला जाता है, हृदय, हृदय से फेफड़े। तो इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला बाहर जाता है, बीच में क्या क्या है, फेफड़े हैं और हार्ट है, मतलब आपका हृदय है। चलिए अब इसमें लिखा है रक्त एक, अब रक्त की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। एक क्वेश्चन क्या है, ये तरल संयोजी उत्तक, ये एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच कितना है, 7.4, यानी कि अगर पीएच आपका 7 है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसने 7.4 बोला है, यानी कि 7 से ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, क्षारीय। तो क्या क्वेश्चन, ये एक तरल संयोजी उत्तर है, ये क्या है आपका क्षारीय विलयन है, 7.4 इसका पीएच है। अच्छा लगा, वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या है, लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पुरुष ओके, रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट बात हो गई, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। ठीक है, तो प्लाज्मा एंड रक्त कणिकाएं। चलो आगे बढ़ते हैं।
कुल रक्त का लगभग जो है 55% क्या होता है आपका प्लाज्मा एंड 45% क्या होता है रुधिराणु। मतलब ये हो गया आपका 55% ये हो गया एंड 45% ये हो गया, यानी कि टोटल हो गया 100%। चलो रुधिराणु का की बात करते हैं। तो ये गाइस क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, मतलब कहानी इसने ये कही। ये हो गया आपका ब्लड। ब्लड के 2 प्रकार हो गए। एक इसने लिख दिया प्लाज्मा, दूसरा इसने लिखा है रुधिराणु यानी कि आपका रक्त कणिकाएं। फिर प्लाज्मा कितने परसेंट इसने बताया था, 55%। ये कलर ही अच्छा नहीं गाइस। तो 55% हो गया आपका, और ये हो गया आपका 45%। इसके भी 3 भाग इसने बता दिया। एक इसने कहा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आपका हो गया लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि ब्लड रक्त कणिकाएं। और तीसरे नंबर पे होता है प्लेटलेट्स। तो बस इतनी सी कहानी लिखी है, ये पूरा एक ग्राफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो 55% था प्लाज्मा, और क्या था दूसरा रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में लगभग 91 to 95%, 92% क्या होता है, जल होता है। और 8 से 6% क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी इसने इसकी बात करी तो इसने कहा 90 to 90% जल होता है, और बाकी जो है वो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो ये तो हो गई बात, कहानी हो गई ये तो प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बाद हमने रक्त कणिकाएं देखा। रक्त कणिकाएं के 3 भाग हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसकी बात हम कर चुके हैं। तब इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें अब हम बात करने जा रहे हैं आरबीसी की, फिर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आरबीसी। तो ये लिखा है लाल रुधिराणु यानी रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकी के रुधिर में पाई जाती है। कशेरुकी क्या होते हैं गाइस, जिसकी जो कशेरुकी जो बच्चे देते हैं, ठीक है, दूध पिलाते हैं, तो कशेरुकी के रुधिर में पाई जाती है, यानी कि आरबीसी। का हम लेंगे आपको कशेरुकियों, जैसे कि मनुष्य हो गए और भी जानवर हो गए, जैसे बंदर हो गई सब। तो और जो कुल रुधिर का लगभग क्या है 40% भाग बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब इसने कहा जो ब्लड है, ब्लड का 40% भाग क्या हो गया आपका आरबीसी। ठीक है, अब लिखे है रुधिराणु यानी कि रक्त कणिका का लगभग जो है 90% भाग लाल रुधिराणु है। ठीक है, यानी इसने ये बोला कि ये, तो इसने कहानी कही। एक तो हमने कहा प्लाज्मा होता है, एक हमने कहा ये होता है। तो इसमें क्या क्या है आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है। तो इसने कहा कि इस रक्त कणिकाओं में यानी कि रुधिराणु में 90% भाग के क्या होता है आपका सिर्फ और सिर्फ ये होता है आरबीसी होता है। ठीक है, यही बोला इसने कि जो रुधिराणु है उसमें 90% क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी होता है। अब रक्त के आरबीसी जो है, रक्त में जो आरबीसी है, उसने कहा उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब ये समझिए ये एक बस है, अब इसका पैसेंजर कौन है, ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन यानी कि ये बस क्या करता है, इस ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाता है। ठीक है, अब इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर। ठीक है, चलिए इस वजह से ये हो गया लाल रुधिर कणिकाएं। चलो आगे बढ़ते हैं रोगों के प्रति। अब दूसरी बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का काम, इसने कहा रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी पावर है ना, वो आपकी डब्ल्यूबीसी से आती है। ठीक है, यानी कि रोग है उसके प्रति प्रतिरक्षा, उनसे लड़ने की जो ताकत है वो किससे आ रही है, आपकी डब्ल्यूबीसी से आ रही है। अच्छा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, वीर सिपाही बोल रहे हैं, क्योंकि वो रोगों से लड़ने का काम कर रहा है, या हम कह देते हैं सैनिक। ठीक है, अब तीसरी बात आ गई आपकी प्लेटलेट्स। तो क्या क्या हमें पढ़ना था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी हम पढ़ चुके, 90% तो यही होता है रुधिर कणिकाओं में, आरबीसी। और फिर डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये क्या है, वीर सिपाही है, यानी कि सैनिक है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसी से मिलती है आपको। तीसरी बात करेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान क्या है, रक्त का थक्का बनाने में होता है। यानी कि जो सपोज आपको चोट लगती है, खून बह रहा होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसमें वो जम जाता है। ठीक है, तो इसका काम ये हो गया, प्लेटलेट्स का काम ये हो गया रक्त का थक्का बनाना यानी जमना। अच्छा, एक सामान्य मनुष्य में जो है आरबीसी लगभग जो है 54 लाख, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसने कहा आरबीसी लगभग 54 लाख प्रति घन मिली मीटर रक्त में होती है।
स्त्रियों में वहीं थोड़ी सी कम होती है, कुछ कम, कितनी ये नहीं पता, ये इसने नहीं लिखा। चलिए, तो इसने कहा कि आरबीसी कितनी होती है, 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ओके, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, देखिए ये हो गई 54 लाख है, लैक्स में आ रहा है, लाख में आ रहा है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी हज़ार में आ रहा है, 5 से 11,000 वही प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। इसमें मतलब डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% क्या है, न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम क्या है, बेसोफिल्स होती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी में दो चीज़ बोली, एक हो गया न्यूट्रोफिल्स, एक हो गया आपका बेसोफिल्स। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स होता है, बाकी जो सबसे कम होता है वो है बेसोफिल्स, ठीक है। इसमें आकार में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो है मोनोसाइट्स। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया गाइस कि आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। अच्छा, प्लेटलेट्स की संख्या इसमें लिखिए 1.5 लाख से लेकर 5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 5 लाख तक प्लेटलेट्स होती है, प्रति घन मिलीलीटर होती है। तो गाइस वही है, अगर प्लेटलेट्स कम होने लगती है, जैसे हमने देखा ना डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं, गिरने लगती हैं, तो वो 20,000 10,000 आ जाती है, इंसान मर जाता है, ठीक है। यही होता है प्लेटलेट्स गिरने पर डेंगू में, जो कि इतनी होनी चाहिए, और वो क्या है, नीचे गिरती जाती है 40,000 30,000 20,000 आदमी फिर खतरे के निशान पे आ जाता है, ठीक है। तो वही आपने डेंगू में सुना होगा कि प्लेटलेट्स गिर रही हैं, तो पता नहीं क्या, पपीते के पत्ते का रस पिए और बकरी का दूध पीजिए, तो ये सब इसको बढ़ाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है जो आरबीसी है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में विकसित होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो जीवन काल है 120 दिन होता है, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने कहा तितली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। मतलब इसने कहा ये, सॉरी तितली मैंने बोल दी, तिल्ली है, ठीक है। आप ये समझिए प्लीहा क्या करता है, जो पुरानी रक्त कणिकाएँ होती हैं उसको ये ख़त्म करने का काम करता है, यानी कि जो बेकार होती हैं, अब उसको ख़त्म भी करना है, अब उसे बचाए तो रखेंगे नहीं बॉडी में, क्या करेंगे, उसे ख़त्म कर दो पूरी तरह से। तो वो काम किसका होता है, प्लीहा का होता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जहाँ मैं क्वेश्चन कह रही हूँ तो गाइस ये क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें डब्ल्यूबीसी मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया कणिकामय, एक हो गया आपका कणिका विहीन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, कणिकामय कणिका विहीन। चलिए, तो कणिकामय कौन से, एसिडोफिल्स, ये है बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। चलिए फिर से आ जाते हैं ऊपर थोड़ा सा। तो इसने जब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, न्यूट्रोफिल्स की, और सबसे कम किसकी है, बेसोफिल्स की, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे फिर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, न्यूट्रोफिल्स की, और सबसे कम किसकी है, बेसोफिल्स की। तो इसने कहा जो कणिकामय होती हैं वो 3 प्रकार की हो गई, एक हो गया एसिडोफिल्स हो गया, एक हो गया बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम, ठीक है। दूसरी हम कणिका विहीन की बात करते हैं, तो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, इनफैक्ट सब याद रखिएगा, ठीक है। 5 ही तो हैं, याद रख सकते हैं। तो इसने कहा जो कणिकामय है वो है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और कणिका विहीन जो है आपकी, मतलब जिसमें कणिका विहीन जो है वो आपका है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट मोनोसाइट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। चलो फिर से देखते हैं एक बात। तो इसने कहा जो आपकी रक्त कणिकाएं हैं वो नष्ट कहाँ हो रही हैं, प्लीहा में, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कहा डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है, तो प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है, निर्माण होता है। और लिखा रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी है उसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकेमिया कहलाती है। रुधिर में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा, यानी कि डब्ल्यूबीसी बॉडी रक्त में अगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, इससे रक्त कैंसर भी हो जाता है, मतलब इसे हम रक्त कैंसर कहते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया बोलिए, रक्त कैंसर बोलिए, किस वजह से, कि डब्ल्यूबीसी आपके रक्त में बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम एंड में देख लेंगे दोस्तों। चलिए देख ही लेते हैं, आधी चीज़ें तो हम इसमें पढ़ चुके हैं, आधी क्या पूरी पढ़ चुके हैं। हमने आपको कहानी क्या सुनाई थी कि यहाँ पे है आपके फेफड़े, ठीक है, फिर आपका हृदय, फिर आपके शरीर के अंग, ठीक है, यही है कहानी पूरी की पूरी, और कुछ नहीं। यहाँ पे है नाक, जहाँ से हवा आ रही है, फिर जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे करके चली जा रही है अंगों में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है, नाक से होता हुआ बाहर चला गया, CO2। ठीक है, ये है कहानी। मतलब फेफड़े, नाक, फेफड़े, हृदय और अंग शरीर के। ठीक है, 2 टाइप के अलिंद, 2 टाइप के निलय। देखिए आप कहानी क्या है। देखिए फेफड़े, हृदय और विभिन्न अंग शरीर के। तो फेफड़े, और देखिएगा इस अब इस हमने कहा था कि हृदय के 4 पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है, 2 होते हैं अलिंद, ये देखिए अलिंद है, ये दोनों हैं निलय। ठीक है, तो अब इसने कैसे बनाया कि बंदा जो है ना स्क्रीन से बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा। तो ये हो गया बाया अलिंद यानी कि, और ये हो गया दाया अलिंद, ये हो गया बाया निलय और ये हो गया दाया निलय। ठीक है, अब कहानी हमको क्या देखनी है, जो शरीर में से रक्त आएगा वो होगा अशुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध होगा, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के संग आ रहा है ना। तो उच्च एवं निम्न महाशिरा। ओके, तो गाइस अशुद्ध जो रक्त है वो हमने किस में फ्लो होते हुए देखा था, शिराओं में। किस में देखा था, शिराओं में फ्लो होता है अशुद्ध रक्त, और जो शुद्ध होता है वो धमनियों में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐसे करके अशुद्ध रक्त जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उच्च निम्न, देखो शिरा, शिराओं में अशुद्ध रक्त, तो महाशिरा बोल दिया इसने, सबसे पहले वाले को महाशिरा बोला। अब यहाँ से वो रक्त कहाँ चला जाएगा, तो गाइस ऐसे करके गया अलिंद में। सबसे पहले अलिंद से वही रक्त चला गया आपका जो अशुद्ध है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका निलय में, दाहिने निलय में चला जाएगा, और फिर दाहिने निलय से देखिए यहाँ ऐसे करके फेफड़ों में चला जाएगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त इस तरह से चला गया। अब इसमें जानने वाली बात क्या है गाइस, हमने कहा अशुद्ध रक्त किस में फ्लो होता है, शिराओं में होता है। लेकिन 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 एक धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को फ्लो करती है, यानी कि अशुद्ध रक्त किस में जाता है, शिरा में। लेकिन फुसफुस धमनी ऐसी है जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। सिर्फ ये एक अकेली धमनी है जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जा रही है। चलो दूसरी बात करते हैं कि जो शुद्ध रक्त होता है, जो ऐसे करके यूं करके आएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब उसकी बात करेंगे। अशुद्ध रक्त तो यहाँ से फिर नाक के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जो शुद्ध रक्त है वो धमनियों में फ्लो करता है। ठीक है, तो गलत हो गया इस, धमनी में फ्लो करता है। ठीक है, कौन सा, शुद्ध रक्त। ठीक है, कौन सा रक्त, शुद्ध यानी कि प्योर, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो इसने कहा, लेकिन अब यहाँ पे एक उल्टी बात करते हैं। तो एक शिरा ऐसा है जो क्या है आपका शुद्ध की जगह, एक शिरा ऐसा है जो, देखिए शिराएं अशुद्ध रक्त को फ्लो करती है, लेकिन एक शिरा ऐसा है जो क्या करेगी, शुद्ध रक्त को फ्लो करेगी। तो वो रहा है ये फुसफुस शिरा, स्टार्टिंग वाला, सबसे पहला जो है आपका ये वाला। देखिए ये एक अपवाद है जो धमनी अशुद्ध रक्त को फ्लो कर रही है, यह एक अपवाद है जो शिरा शुद्ध रक्त को फ्लो कर रहा है। नहीं तो धमनी के लिए होता है शुद्ध रक्त और शिरा के लिए होता है अशुद्ध रक्त। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार इसको कह रही हूँ कि इसका काम वैसे तो शुद्ध रक्त का होना चाहिए, लेकिन ये अशुद्ध को फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसका काम तो होता है अशुद्ध रक्त को, लेकिन ये क्या कर रहा है, अब शुद्ध रक्त को फ्लो कर रहा है। अच्छा, शुद्ध रक्त फ्लो हो रहा है फेफड़ों से, कहाँ पहुँच रहा है, बाया अलिंद में। बाएं अलिंद से ये पहुँच जा रहा है बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय से कहाँ पहुँच जा रहा है, ये शरीर में। ठीक है, और ये वाली जो है वो है आपकी महाधमनी। महाधमनी तो वैसे भी शुद्ध रक्त के लिए होती है, तो धमनी हो गई शुद्ध रक्त के लिए। चलिए, आई होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसे बार बार देखें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है ब्लड यानी कि रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो रक्त में जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, उसका स्तर कैसे, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में देखा जाता है। ठीक है, एक चीज़। अब रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी लिखी है यहाँ पे, देखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो रक्त की मात्रा कितनी होती है हमारी, 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में ग्लूकोज की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे लिखा है रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, मतलब निकलता है। देखो अग्नाशय से यानी कि पेनक्रियास से क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, और ये काम क्या करता है,
ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है उसका नियमन करता है, ठीक है। वो देखता है कि भैया आपके जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इतनी ही है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये उसको उतनी करने की कोशिश करता है, इंसुलिन, ठीक है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। यानी कि वो कहता है भैया इतनी होनी चाहिए, 10 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए आपका ग्लूकोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो इस हार्मोन मतलब इंसुलिन की कमी के कारण, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है ना तो गाइस क्या होता है कि रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सपोज कि 100 होनी चाहिए, तो मान लीजिए 120 है, ठीक है। अब इसने कहा कि इंसुलिन अपना काम करता है 120 से वापस से 100 पे ले आता है, ठीक है। अब अगर इंसुलिन कम हो जाए तो ये 100 से 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, कुछ इस तरह से बढ़ने लगेगा। इट मीन्स क्या होगा कि आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज है उसकी अधिक मात्रा बढ़ती जाएगी। अब इसी को हम बोलते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। तो रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बस इतनी सी बात है कि इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को नियमन करता है, यानी कि उसको इतने पे लाने की कोशिश करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा या कम हो जाएगा तो ये क्या है, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कहा है इसने, तो वही हम इसको डायबिटीज़ या मधुमेह बोल देते हैं। अब लिखा है उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि जैसे बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। मनुष्य का औसत जो ब्लड प्रेशर वो कितना होना चाहिए, 120 और 80 होना चाहिए, 120-80 होना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को हम क्या बोलते हैं, प्रकुचन दाब, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं प्रसारण दाब, ठीक है। प्रकुचन और जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों में देखो हम जानते हैं शुद्ध रक्त फ्लो होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो उसमें एक क्या हो गया, 2 टाइप के दाब होते हैं। सपोज कि ये आपका धमनी है, तो एक बार क्या होगा, ये एक ऐसा होगा सिकुड़ेगी और फिर वापस से फूल जाएगी, ठीक है। तो बस ये, तो प्रकुचन जब वो सिकोड़ देता है धमनी को, ठीक है, और प्रसारण दाब जब वो वापस से खोल देता है धमनी को, ठीक है। तो 2 दाब हो गए, प्रकुचन और प्रसारण। सामान्य तौर पर प्रकुचन दाब जो है आपका 120 मिलीलीटर तो जो प्रकुचन दाब है यानी कि जो पहला वाला है वो 120 मिलीलीटर Hg। प्रसारण दाब जो है 80 ml होता है, ml/Hg होता है, ठीक है। तो 120 हमें पता होना चाहिए और 80 पता होना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा है गाइस, 120 और 80, ठीक है। अब लिखा है रक्त दाब को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। तो अब ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, इस स्फिग्मोमैनोमीटर। 1900 में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यूरोप में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक, क्या नाम है, कार्ल लैंड स्टीनर ने 4 रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसका बताया, क्या, AB और O, ठीक है। तो किन्होंने नाम है इनका कार्ल लैंड स्टीनर। कब की बात है, 1900 की बात है, ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। AB और O की खोज की। लिखा है बाद में लैंड स्टीनर और वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज हुई। मतलब अभी तक हमने बात करी थी AB और O की बात करी थी, अब एक और मिल जाता है हमें RH फैक्टर, ठीक है। तो इसमें 2 नाम किस किस के हैं, लैंड स्टीनर और वीनर के। और कौन सा बंदर, रीसस बंदर, ओके। अब इसने कहा कि जो RBC में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिससे एंटीजन या हम बोलते हैं प्रतिजन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका एंटीजन की बात हो गई, ठीक है। तो रक्त में क्या मिलेगा आपको, एंटीजन, या उसी को हम बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया एंटीजन A, एक हो गया एंटीजन B। अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ लिखा है कैपिटल A, यहाँ लिखा है कैपिटल B, तो कैपिटल B याद रखिएगा, यानी कि कुछ भी लिख दिया। तो इसने कहा 2 प्रकार के मतलब इसने कहा कि जो RBC है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसमें एंटीजन या प्रतिजन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B, एक बात हो गई। अच्छा एंटीजन की अनुपस्थिति यानी कि जब एब्सेंट है तो उसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई
जाती है, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी बोलते हैं। यानी एक बात कर ली हमने एंटीजन की, तो दूसरी बात कर ली हमने एंटीबॉडी की। इसी को एंटीजन को क्या बोलते हैं, प्रतिजन, और एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। तो एंटीबॉडीज़ भी दो प्रकार की होती है, एक एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो देखिए, एंटीजन ए कैपिटल, एंटीजन बी कैपिटल, एंटीबॉडी ए स्मॉल, एंटीबॉडी बी स्मॉल। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था कि कैपिटल का और स्मॉल का ध्यान रखिएगा। अब इसे हम मानव रुधिर की बात करते हैं। तो हमने कहा था मानव रुधिर में प्लाज्मा 55% होता है और रुधिराणु जो होते हैं वो 45% होते हैं। अब इसने कहानी कही थी कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 91% जल होता है और बाकी जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और यही हमने जब रुधिराणु की बात करी थी तो हमने कहा था प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती हैं। फिर हमने वही कहा था कि डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिकामय और एक होती है कणिका विहीन। तो कणिका में 3 प्रकार की हमने बताई थी, एक हो गई ईओसिनोफिल्स, एक हो गई बेसोफिल्स जो मिनिमम होती हैं, सबसे कम डब्ल्यूबीसी यही होती है, और नाइट्रोफिल्स जो मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होती हैं। और कणिका विहीन वाले में है लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। ठीक है, तो गाइस अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अच्छा चलिए, इस डायग्राम के बाद हम यहाँ पे थे पहले, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ए ब्लड ग्रुप ए बी ओ, और फिर एक था RH फैक्टर। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली थी। चलो अब आ जाते हैं इधर। तो इसने कहा रुधिर वर्ग ए, यानी कि रुधिर वर्ग ए में क्या होता है। देखिए, हर रुधिर वर्ग में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों होता है। तो जो रुधिर वर्ग ए है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जस्ट इसके ऑपोजिट यानी कि बी होगा। यानी कि ए ब्लड वाले का जो, अगर इसको ब्लड चाहिए तो वो ए वाले को तो लेगा, लेकिन जैसे ही बी वाला आ रहा होगा ना, तो इसको रोकने के लिए क्या होगा, ये एंटीबॉडी ये बी वाले को, जो स्मॉल बी है वो इस बड़े वाले बी को क्या करेगा, रोक देगा, मार डालेगा, यानी आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, अब इसने मतलब यही कहा कि ए में क्या होता है, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी होता है, और जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें क्या हो गया, तो ये बी को तो आने देगा, तो एंटीजन ए, और रोकेगा किसको, ए वाले को रोकेगा, तो एंटीबॉडी है ए के लिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है रुधिर वर्ग ए बी की बात करें तो भैया इसमें एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। ठीक है, अब ये क्या है, जब एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी गाइज। अगर मान लीजिए इसमें अगर एंटीबॉडी ए होती, देखिए एंटीजन ए का मतलब क्या हो गया कि ये ए ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को भी आने देगा, बी वाले को भी आने देगा। सपोज़ कि इसमें एंटीबॉडी ए होती, मान लेते हैं, तो ये क्या करता है, इस वाले को आने ही नहीं देता, या मान लेते हैं बी होती तो वो इस वाले को नहीं आने देता, लेकिन आने तो दोनों हैं, तो हमने एंटीबॉडी यहाँ ली ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब वहीं हम ओ पे आ जाते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि ओ सिर्फ ओ वाले से ले सकता है ब्लड। तो गाइस इसमें एंटीजन की बात करें तो एंटीजन तो कुछ है ही नहीं, तो एंटीजन तो हमारे ए और बी होता है। ठीक है, अगर इसमें ए होता तो वो ए से भी ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। बी होता तो बी से ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किससे लेगा, ओ वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड लेगा। ठीक है, तो ना ए से लेगा ना बी से लेगा, तो एंटीजन की तो बात ही नहीं है, तो एंटीजन हो गया अनुपस्थित। लेकिन अब ये क्या करेगा, ओ वाला ओ वाले से ही लेगा। ठीक है, ए वाला अगर आ रहा होगा तो इसको रोकने के लिए एंटीबॉडी ए, बी वाला अगर आ रहा होगा तो इसको रोकने के लिए एंटीबॉडी बी, यानी कि इसमें एंटीबॉडी ए बी है, एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं रुधिर वर्ग ए बी की। तो जो ए बी है, तो ए बी में हम जानते हैं वो ए से भी ले लेता है ब्लड और बी से भी ब्लड, तो गाइस ये तो हो ही गया। हाँ चलिए, हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ लिखा है जो ए बी होता है वो ए से भी ले लेता है और बी से भी ले लेता है, एंटीबॉडी तो इसमें होती ही नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं सर्वग्राही। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यही हो गया, मतलब ये दोनों से ले लेता है, इनफैक्ट ओ से भी ले लेगा। ठीक है, ये सबसे ही ले लेगा। अब जो ओ होता है वो क्या होता है गाइस, ये ना ए से लेता है ना बी से लेता है, ये लेता तो सिर्फ ओ से है और दे सबको सकता है, इसको भी इसको भी इसको भी। मतलब कहानी कुछ ऐसी हुई, ए बी ओ। ठीक है, फिर बात करते हैं ए बी ओ। ठीक है, तो इसने कहा जो ओ वाला बंदा है ना, ये वाला, ये देगा किसको, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है ब्लड अपना। ठीक है, अब वहीं हम दूसरे की बात करें, ए बी की अगर हम बात करें तो गाइस ये वाला सपोज़ कि ये ए बी है, तो ये ए से भी ले सकता है ब्लड, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी वाले से भी ब्लड ले सकता है, ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। तो ये हो गया सर्वग्राही, लेने वाला।
और ओ जो हमने कहा सबको दे सकता है, तो वो सर्वदाता हो गया, देने वाला। चलिए अब लिखा किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। मतलब इस बंदे ने ये कहा कि ये हो गया बंदा ए, मतलब एक बंदा है जिसका रक्त समूह ए है। अब इसने लिखा प्राप्त करता रक्त समूह, मतलब ए जो है किस किस को ब्लड दे सकता है, तो भैया ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता है। ब्लड बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। और जो ए बी वाला भैया ये तो किसी को नहीं दे सकता है, सिर्फ अपने वाले को ही दे सकता है, ए बी को। अब अगर ओ की बात करें तो ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा, ये बात इसने कही है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ए वाला अपने वाले को दे देगा और ए बी हम जानते हैं ए बी तो भैया सबसे लेने को तैयार है, और ओ सबको दे देता है, ठीक है। बस ये वाली बात है, नहीं तो ए बस ए को देगा और बी को देगा, और उसके बाद ए बी तो सभी से ले लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है बर्नस्टीन, कब 1924 की बात है, के अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। तो ए बी और ओ क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। अब इसने जनक यानी कि माता पिता के रुधिर वर्ग का उसकी संतान में प्रकटन निम्न चार्ट, मतलब इसने कहा कि अब हम ये बताएंगे कि माता और पिता में ब्लड ग्रुप अगर कुछ जो भी होगा उससे जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या असंभावना है। मतलब इसने कहा कि सपोज कि माता यानी कि ये मदर का है ओ और पिता का ब्लड ग्रुप है ओ, तो अब जो संतान का होगा वो क्या होगा, अगर माता पिता दोनों का ओ है तो संतान का भी ओ ही होगा ब्लड ग्रुप, एक चीज़। और क्या नहीं होगा, ए बी नहीं, ए बी और ए बी नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो इसने कहा अगर माता का है ओ, पिता का है ए, ठीक है, तो संतान का ओ भी हो सकता है ब्लड ग्रुप और बी भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वाला है ए इंटू ए, तो उसमें भी देखिए, अच्छा चलिए इस वाले को अभी स्किप करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ओ और ए में ओ भी हो सकता है ब्लड ग्रुप और ए भी हो सकता है ब्लड ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी ओ और बी में क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इसको भी अभी स्किप करो, इस वाले को। अभी हमने ये वाला स्किप किया और अभी हमने ये वाला स्किप किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसने कहा ए इंटू बी की बात करें, मतलब एक का ए है एक का बी है, तो देखिए ए और बी हो सकता है और ए बी दोनों ही है, तो ए बी हो सकता है, और बचा ओ भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी में सारे हो सकते हैं, ए इंटू बी में सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब ओ और ए बी, मतलब एक का ओ है एक का ए बी है, तो क्या होगा, तो गाइस इस वाले केस में क्या होगा, ए और एक का या तो ए हो जाएगा या फिर बी हो जाएगा, ओ वाला कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ए इंटू ए बी की बात करें या बी इंटू ए बी इंटू ए बी, तो इसमें ए बी और ए बी सब हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें हम बात कर लें तो ए इंटू बी और बी इंटू, तो इसमें क्या होगा, ओ हो सकता है और ए हो सकता है, इसमें क्या ओ हो सकता है और बी हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप एक दो बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और जो बचे हुए हैं वो यहाँ लिख दिए हैं, जो यहाँ नहीं लिखे, चार होते हैं, चार में से जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो इसने असंभव में लिख दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। चैप्टर हो गया ख़त्म, नोट्स हो गए ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए थोड़े से क्वेश्चन करते हैं फिर वीडियो को करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हमारा आंसर हो गया 72 बार, ठीक है। तो कितनी बार धड़कता है गाइस, 72 to 75 बार धड़कता है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर जो है रुधिर पंप करता है, मतलब 5-6 लीटर रुधिर पंप हो रहा है हर मिनट। तो हृदय में एक स्पंदन यानी कि बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की शुरुआत तक की बात करें तो हृदय चक्र, हमने कहा एक की शुरुआत फिर उसकी समाप्ति और फिर मान लो दूसरा ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एक पूरा चक्र होगा जिसको हम बोलेंगे हृदय चक्र। हृदय स्पंदन की दर जो है स्टेथोस्कोप, जो कान में लगाते नहीं डॉक्टर्स, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, तो उसके द्वारा हम देखते हैं, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि जो है आपका डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन पहुंचती है, मतलब वही उसकी ध्वनि डॉक्टर को आराम से सुनाई दे जाती है। किसके थ्रू सुनाई देती है, वो है आपका स्टेथोस्कोप के द्वारा। और स्टेथोस्कोप में इसने कहा कि रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है
ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा, परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि ऐसा कुछ कि मतलब यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ से ध्वनि आई, टकराई, फिर चली गई, फिर टकराई, फिर चली गई, फिर टकराई, फिर चली गई, इस तरह से। तो ये हो गया बहु परावर्तन। तो आंसर हो गया बी। तो इसने कहा हृदय कब आराम करता है। तो गाइस क्या होता है, एक धड़कन दो धड़कन के बीच का जो टाइम होता है उसमें से दो धड़कन के बीच के समय में हृदय आराम करता है। तो हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः ये वयस्क मनुष्य में 72 to 75 बार धड़कता है प्रति मिनट। हर मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय दो धड़कनों के बीच मतलब हृदय दो धड़कनों के बीच क्या करता है, आराम करता है। दो संकुचन के बीच का काल विश्राम या शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तब धमनियों की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। और हृदय के दो संकुचन के बीच धमनियों में दो जो रक्त भरा रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसने कहा कि जब हार्ट अटैक होता है तो क्या क्या चीज़ें आपको फील होती हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है जब ऐसा कुछ होता है। तो सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, जी मचलाता है, बाह में दर्द होती है मतलब हाथों में, फिर झंझनाहट इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त लगेंगी। जबकि टांगों में दर्द होना जो है हृदयघात से संबंधित नहीं है, मतलब पैरों से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब इसमें बाकी सब तो सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी यानी कि टांगों में दर्द, ये आपका हार्ट से रिलेटेड मतलब हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए इसने कहा मोटापा हो गया, उच्च तनाव मतलब अगर आप बहुत टेंशन लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, फिर है स्थानबद्ध जीवन शैली है अगर आपकी, ठीक है ना, कहीं आते हैं ना जाते हैं, पड़े हुए हैं एक ही जगह, वसायुक्त आहार खाते हैं, फास्ट फूड खाते होंगे और भी घी मक्खन बहुत खाते हैं। तो ये सब क्या है, इस रोग के प्रमुख कारक हो सकते हैं और इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधि का उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है। चलिए आइए देखें आप समझ में आता है कि नहीं। एक है जी मचलाना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, तो ऑलमोस्ट सभी कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, सिर दर्द जैसा कुछ नहीं है गाइस। तो डी है आपका, 3 को छोड़ दीजिए बस, ठीक है, बाकी आपके सारे सही। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हमने कहा था 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, यानी कि टोटल 4 होते हैं। तो इसमें लिखा है कि हृदय मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित है। ये दिन में लगभग जो है 1 लाख बार धड़कता है, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षाओं में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षा को हम क्या बोलते हैं, दायां बायां अलिंद बोलते हैं। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं गाइस, दायां बायां निलय बोलते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो ये हृदय से उपजेगी, ठीक है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा क्या होती है, निष्पादित होती है। तो ये मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। चलिए इसमें है हृदय के बराबर। अब इसने कहा कि जितनी बार हृदय स्पंदन करेगा उतनी बार आपकी जो कलाई में आप देखते हैं ना, डॉक्टर कभी कभी आपका हाथ पकड़ के नस देखते हैं, ठीक है, वही चीज़ देखते हैं। तो जितनी बार हृदय स्पंदन करेगा उतनी बार वो नस भी जो कलाई में होती है ना, नाड़ी बोलते हैं उसको, तो वो भी स्पंदन करेगा। तो लिखा है चिकित्सीय विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब इसे सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। अब इसने कहा कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है। तो हमें पता है 5 से 6 लीटर होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 to 8% होती है। मतलब जो भी आपका वेट है तो उसका 7 से 8% रक्त होता है। फिर एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण जीवन भार का लगभग 1/13 भाग होता है। चलिए एक सामान्य 70 किलोग्राम
भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा, तो हमने क्या बोला 5 से 6 लीटर, तो यहाँ पे 5,000 मिलीलीटर 6,000 मिलीलीटर लिखा हुआ है। तो गाइस कुछ व्याख्या नहीं है, बस ये 5 से 6 लीटर है, तो इसीलिए इसने आंसर कुछ दे नहीं रखा। तो गाइस अब हो गई है थोड़ी सी वीडियो बड़ी, अब इसको फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। पार्ट 2 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी 60 के आसपास क्वेश्चन है, इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।